में हम आपको खेती किसानी के संबंध में तो खास जानकारियाँ देते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसी जानकारियाँ भी आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं लेमन ग्रास की खेती के बारे में, और साथ ही बात होगी किस तरह से गाँव एवं शहरों के कचरे से आप खाद बना सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि लेमन ग्रास की खेती करते हैं, और कुछ किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि लेमन ग्रास की खेती करने के इच्छुक हैं। आइए रुक करते हैं दूरदर्शन किसान संवाददाता अदिति शर्मा का, जिन्होंने बात की कृषि विशेषज्ञ से और जाना किस तरह से आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक लेमन ग्रास की खेती। किसान भाइयों बहनों, जब भी बात लेमन ग्रास की आती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुगंधीय फसल होती है और साथ ही साथ लंबे समय तक अधिक उत्पादन देने वाली फसल है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ खास बातों की जानकारी आपके पास हो। कैसी है वो जानकारियाँ, क्या है वो जानकारियाँ, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आणंद गुजरात के वैज्ञानिक डॉक्टर AC पोलैया। डॉक्टर पोलैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लेमन ग्रास के महत्व के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है ये फसल? लेमन ग्रास एक इम्पॉर्टेंट आरोमेटिक फसल है। ये फसल से हमको सिट्राल तेल मिलता है। ये डिस्टिलेशन करके ये तेल निकाल सकते हैं। ये तेल में सिट्राल कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। ये तेल से सिट्राल से अल्फा आइनोन, बीटा आइनोन मिल सकते हैं। ये बीटा आइनोन से विटामिन ए संश्लेषित किया जाता है। ये पौधा से ये पत्ता के यूज़ का उपयोग करके चाय भी बना के पी सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई तरह के गुणों से भरपूर होती है लेमन ग्रास की फसल। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की जलवायु होनी चाहिए इसे लगाने के लिए, और कहाँ कहाँ हमारे देश में लोग इसकी खेती कर सकते हैं? इसका जलवायु के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु आवश्यकता है, अच्छे से आता है। इसका अधिक आर्द्रता और गर्मी जलवायु और धूप ज़्यादा होना चाहिए। इसका जलवायु अच्छी में आता है। इसका कई प्रकार भी मिट्टी में भी अच्छा आ सकता है। बारिश के आधार में भी ये खेती कर सकते हैं। इसका खेती करने के लिए अलग अलग राज्य में, मतलब कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सब राज्य में ये खेती करने के आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो इस तरह की जलवायु जो है वो इसकी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और जैसे आपने जिक्र किया, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर इसकी खेती करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए? इसका मिट्टी की सैंडी लोम सॉइल टू लोमी सॉइल्स में अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल भी कर सकते हैं, बट इसका pH न्यूट्रल होना चाहिए। 7.5 to 8 तक अच्छा मिलता है। इवन सम सैलिनिटी सॉइल में भी, मिट्टी में भी ये खेती कर सकते हैं। जी, लवणीय मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दक्षिणी भाग में ज़्यादा इसकी खेती जो है लोग अपनाते हैं, क्या देश के अन्य भागों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है? हाँ, इसके दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी ये अनुकूल है खेती करने के लिए लेमन ग्रास। और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम, वो राज्य पे भी खेती का अनुकूल है। ये फसल खेती करने कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हम गुजरात की भूमि पर खड़े हुए हैं। गुजरात में हम देख रहे हैं यहाँ पर आसपास लेमन ग्रास की फसल लगी हुई है। यहाँ के किसान भी इसकी खेती से जुड़े हुए हैं? इसका खेती कर रहे हैं। हम संस्थान से संपर्क करके हमारा से ये पौधा लेके वो खेती कर रहे हैं। वडोदरा में ये किसान लोग भी बहुत ये खेती कर रहे हैं लेमन ग्रास के। जी बिल्कुल, तो केवल दक्षिण इलाकों तक ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती बेहतर तरीके से की जा सकती है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब बातें आती है यहाँ पर इसकी प्रजाति की। तो कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं इसकी जिनका चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान? इसका प्रजाति ज़्यादा है। इसमें आपको सभी जगह में अलग अलग राज्य में के ये सुगंधी OD19 ये वैरायटी अनुकूल है। और इत्यादि वैरायटीज़ है। इसमें प्रगति, प्रमाण, कृष्णा, कावेरी, RRL 16, RRL 48, CKP 25
है इत्यादि है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम प्रजातियां हैं जिनका चुनाव हमारे किसान जो हैं वो कर सकते हैं, खेडूत भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर पोलैया इसके बारे में कि पौध तैयारी कैसे करें हमारे किसान। लेमन ग्रास खेती करने के लिए पौधा दो तरह से कर सकते हैं। एक बीज द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरा स्लिप्स कलम से भी कर सकते हैं। बीज से करने के लिए केरला राज्य में किसान लोग वो बीज ब्रॉडकास्ट करता है। उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए 20 किलो बीज चाहिए। दूसरा मेथड में स्लिप से कर सकते हैं। स्लिप मतलब 1 साल पुराने स्लिप से आप रोपाई कर सकते हैं। वो पुराना जड़दार वो स्लिप अच्छा से तेल होना चाहिए, वो सस्ता अच्छा होना चाहिए, उसी पुराना स्लिप से आप खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बीजों के जरिए भी की जा सकती है और साथ ही साथ आपने जिक्र किया स्लिप यानी कलमों के जरिए भी खेती की जा सकती है, लेकिन वो कलम जो है 1 साल पुरानी होनी चाहिए। बिल्कुल, अब बारी आती है कि अगर बीज से कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, खासतौर पर नर्सरी की तैयारी करते हैं तो क्या क्या कार्य करने चाहिए। बीज से खेती करने से लिए आपको 20 किलो बीज चाहिए। उसका नर्सरी में डालना है। पहले नर्सरी में आप ये एक मीटर का विड्थ और आपका कितना कन्वीनियंट होता है उसना लंबा से 4 मीटर और 5 मीटर भी नर्सरी बेड कर सकते हैं। ये 1/10 ऑफ ज़मीन का आप मतलब 1 हेक्टेयर के कितना चाहिए बीज 20 किलो के, उसके 1/10 ऑफ आपका ज़मीन में नर्सरी डाल सकते हैं आप। ये बीज में आप नर्सरी में लाइन सोइंग करना पड़ेगा। लाइन सोइंग करने के बाद में आप मिट्टी सीड डालने के बाद थोड़ा मल्चिंग घास भी ऊपर रख सकते हैं। बाद में आप पानी देने पड़ेगा। आप ये बेड देखने पड़ेगा, पानी का ज़रूर रहते आप इंटरवल में देना है जर्मिनेशन आने तक। जी बिल्कुल, तो हमारी नर्सरी में पौध तैयार हो गई, उसके बाद क्या कदम उठाने चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं जो हमारा खेत है उसमें रोपाई किस प्रकार की जाए। नर्सरी में वो पौधा फसल तैयार होने के बाद आपका लगभग 2 महीना 3 महीने में वो पौधा तैयार होता है। उसके एक पौधे में एटलीस्ट 10 पत्ता तैयार होना चाहिए। उसके बाद में आप फील्ड में रोपाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इतना समय लगता है हमारी पौध को तैयार होने में और उसके बाद हम जो खेत है उसमें रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। रोपाई करने से टाइम में ये पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ से आप प्लांटिंग करना है। इसका प्लांटिंग का मतलब स्पेसिंग बोलते हैं। उसका स्पेसिंग में 60 बाई 60 सेंटीमीटर में आप 60 बाई 60 की दूरी होनी चाहिए एक पौध और दूसरी पौध। हाँ, एक लाइन से लाइन 60 और पौधा से पौधा 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो रोपाई करते समय आपको दूरी का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात हो गई कि नर्सरी के बाद जब हम खेत में रोपाई कर रहे हैं, एक और तरीका आपने बताया था कलमों के ज़रिए भी लगाई जा सकती है। तो कलमों के ज़रिए अगर हमारे किसान लगा रहे हैं तो क्या सावधानियाँ बरतें। बीज से करने से कलम से करते आपको फ़ायदा होता है। मतलब क्यों मीन्स बीज डालने तक खेती में ब्रॉडकास्ट करते हैं वो बहुत वो रोपाई करने के दिक्कत होते हैं। आपका लेबर वीडिंग करने के लेबर होते हैं, कास्ट ज़्यादा होते हैं। आप कलम से करते हैं ना, आपका ये फ़ायदा होता है। मतलब वीडिंग कम होता है, आपको इरिगेशन इंटर कल्टिवेशन करने का आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो बीज से करते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है पौध तैयार होने में और फिर उसके बाद जाकर के हम खेतों में रोपाई करते हैं। कलमों से करते हैं तो सीधा कलम लगा सकते हैं हमारे किसान जो हैं खेतों में। तो कलमों से जब हम बुआई करते हैं तो उसमें भी दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। कल में भी करने से मेन फील्ड में आपको खेती फसल रोपाई करने के ये सेम वो कर सकते हैं। 60 बाई 60 सेंटीमीटर दूर रखने पड़ेगा। तो चाहे हम पौध लगा रहे हो या फिर कल में लगा रहे हो, दूरी जो है वो 60 बाई 60 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। बिल्कुल, अब बात आती है हमारी डॉक्टर पोलैया खाद प्रबंधन की। अगर हम फसल लगा रहे हैं उसमें खाद देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो कौन कौन से खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। लेमन ग्रास के लिए खेती करने के लिए पहले आप वो ज़मीन मिट्टी तैयार करने से टाइम पे आप 10 से 15 टन FOM आपको गांव में मिलता है, तो आप तैयार करने टाइम में डालने पड़ेगा। बाद में प्लांटिंग रोपाई करने के बाद में आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर में डालने का ज़रूरी है। इसमें परंतु
नाइट्रोजन 1/3 ऑफ द नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस के साथ के बेसल डोज रूप में आप डालने के जरूरी है। शेष नाइट्रोजन आप प्रत्येक कटाई में बराबर मात्रा में आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। खाद प्रबंधन तो आपने बता दिया, अब बारी आती है खरपतवार नियंत्रण की। आपने बताया था कि जब पौध लगाते हैं तो उसमें खरपतवारों का भी काफ़ी खतरा रह सकता है, प्रकोप दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या करें हमारे किसान? इसके खरपतवार करने के फर्स्ट प्लांटिंग करने के बाद में ये वीड्स बहुत आते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से फर्स्ट हाथ से ये वीडिंग करने का ज़रूरी है। बाद में आप 2 महीने के बाद में ये ग्रोथ विकास अच्छे होते हैं, उसके बाद में ये वीड्स सब सप्रेस हो जाएगा। हर एक कटिंग के बाद में आप निराई वीडिंग करने के जरूरी है। जी, निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए जिससे खरपतवार जो है परेशान ना करे हमारी फसल को। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि कटाई के बाद जो निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तो पहली कटाई का समय क्या रहता है? लेमन ग्रास का पहले कटाई का आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका पहले कटिंग 90 से 100 दिन पर प्लांटिंग करने के बाद में आप पहले कटाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका तेल में अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, 90 से 100 दिनों तक जो है इसकी पहली कटाई कर देनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेमन ग्रास को लंबे समय तक की फसल कहते हैं, यानी कि लंबी अवधि तक इसकी खेती की जा सकती है, तो एक साल में कितनी कटाई ले सकते हैं, यानी कि कितनी फसल ले सकते हैं हमारे किसान? लेमन ग्रास फर्स्ट रोपाई करने के बाद पहले वर्ष में आपको 3 कटाई ले सकते हैं, बाद में अगले वर्ष में आपको 5 से 7 तक कटाई मिलता है। जी, तो पहले वर्ष में 3 कटाई, और लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो 5 से 7 कटाई भी हो सकती है, और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी भी इससे बेहतर बनी रहेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, कटाई के बाद क्या क्या प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत होती है हमारे किसानों को? लेमन ग्रास कटाई के करने के बाद में 12 घंटे में धूप में रख सकते हैं। उसके बाद में आप डिस्टिलेशन द्वारा तेल निकाल सकते हैं। इसका तेल निकालने के डिस्टिलेशन में लगभग आपको 3 से 4 घंटे लग जाता है। उसमें आपको प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष में आपको लगभग 200 किलोग्राम आपको तेल उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल, तो कटाई के बाद जो है थोड़ी देर धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बारी आती है इसके बाज़ार की। बाज़ार कैसा है लेमन ग्रास का? लेमन ग्रास का बाज़ार में मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। अभी इसका डिमांड अच्छा है। 1 किलो लगभग 300 से 400 रुपया पर किलो मार्केट रेट है। 300 से 400 रुपए प्रति किलो जो है बिकवाली की जा सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है लगातार। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्यों जुड़े हमारे किसान लेमन ग्रास की खेती से, क्या फ़ायदा मिल सकता है उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका लेमन ग्रास खेती करने के आप पहले वर्ष में थोड़ा एक्सपेंडिचर होता है। 1 साल बाने के बाद ये क्रॉप एस्टेब्लिश होने के बाद में आपको 4 साल 5 साल तक आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका इनपुट बहुत कम होता है, आपका उपलब्ध ज़्यादा होता है। ये तेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आपका खेती करने के से बहुत लाभदायक हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर पोलैया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी बिल्कुल, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, लेमन ग्रास की खेती बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आपके लिए। शुरुआत में थोड़ी बहुत लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसमें कमी आती जाती है, पैदावार बढ़ती जाती है, तो निश्चित तौर पर आपका मुनाफा भी इससे बढ़ेगा ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि लेमन ग्रास की खेती के बारे में आज के कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं उनसे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो अभी आपने विशेषज्ञ से विस्तार से जाना लेमन ग्रास की खेती के बारे में। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। अब हमारे देश के लोग कूड़ा प्रबंधन को लेकर धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और अगर किसी को कोई सड़क पे कूड़ा डालते देखता है तो तुरंत टोक देते हैं। आइए कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह से शहरों के एवं गाँव के कचरे को इकट्ठा कर आप उससे खाद बना सकते हैं। चाहे शहर हो या गांव हो, लेकिन कूड़े कचरे का जो निस्तारण है
वो आजकल दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एक तरफ तो कचरा जो कि हमारे कई तरीके से वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और हमारे मानव की जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको बढ़ावा दे रहा है। हवा में प्रदूषण हो, चाहे पानी में प्रदूषण हो, चाहे कहीं भी प्रदूषण इस तरीके से नुकसान कर रहा है। दूसरे तरफ हमारे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे हमारे कृषक भाई खेती करते हैं उनके लिए खादों की कमी हो रही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों ने जानवर पालने कम कर दिए हैं। उसके खेत में बैल जो काम करते थे उसकी जगह ट्रैक्टर काम करने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो पशुपालकों की संख्या घट रही है या पशुओं की संख्या घट रही है। इन सब को देखते हुए हमने जो देखा है कि खेती हमारी जो हो रही है वो ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों पर आधारित है। अब रासायनिक उर्वरक से हम तुरंत तो पौधों को पोषक तत्व दे सकते हैं, लेकिन दूरगामी प्रभाव इसके बहुत ही ख़राब हो रहे हैं और हमारी ज़मीनों का स्वास्थ्य, जितनी भी भूमियाँ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और दिनों दिन वो अनुपजाऊ होती जा रही हैं। इसी प्रकार हम अगर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो भी इस तरीके की जो रासायनिक खादें हैं उनसे ये संभव नहीं है। तो इस सारी समस्याओं से निजात के लिए कंपोस्ट या कूड़े कचरे की खाद एक वरदान साबित हो सकती है अगर इसका प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। तो हम जब शहर में जाते हैं तो अलग तरीके की समस्याएं हैं, अलग तरीके का कचरा है, वहाँ पर अलग तरीके का जगह की कमी है कि कहाँ पर ये कूड़ा करकट डाला जाए। बहुत सारे लैंडफिल बने हुए हैं लेकिन वो भी भरते जा रहे हैं और उसका सुचारू रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार गांव में अगर हम चले जाएं तो गांव में एक तो स्वच्छता की बात जो है, हमारे गांव में जो प्रचलन है कि कहीं गड्ढे में या ऐसे ही ढेर लगाकर कूड़े कचरे को डाल दिया जाता है, चाहे वो जानवरों का निकला हुआ, चाहे खेती से, चाहे घरों से निकला हुआ, सब ऐसे ही बहुत ही कहना चाहिए उसकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करता है कि उसको बहुत ही ख़राब तरीके से प्रबंधित किया जाता है, जिससे कि उससे पोषक तत्व भी चले जाते हैं और साथ में कीड़े मकोड़े बीमारियां फैलती हैं और वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो अगर इसको सही से प्रबंधित किया जाए तो गांव और शहर दोनों में ही हम इस प्रदूषण से भी बच सकते हैं। साथ ही साथ हम बहुत बहुमूल्य खाद बना सकते हैं। इस बहुमूल्य खाद को खेत में प्रयोग करके हम संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं तथा जो रासायनिक खादों पर हमारी निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं। तो शहर का जो कचरा है उसे प्रबंधित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें लगभग आधा भाग ही ऐसा होता है जिससे कि अच्छी कंपोस्ट बनाई जा सकती है। बाकी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पुनर्चक्रीकरण किया जा सकता है, अथवा उसको कुछ भाग ऐसा होता है जैसे बिल्डिंग मटेरियल हुआ, रोड का मटेरियल हुआ, इसको लैंडफिल में ही डाला जा सकता है। तो इस तरीके से देखते हैं 50% भाग है उसको अलग कैसे रख करें, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सबके सामने। तो अलग करने के लिए अगर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए उसके बाद अलग किया जाए तो इसकी उत्पादन क्षमता जो भी है, उत्पादन लागत है वो बहुत बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अगर हम सभी जितने भी घरेलू कचरा निकलता है उसको पहले से ही अलग अलग करके, हम अलग अलग करके पृथक करके अगर रखें और वहीं से इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके वहाँ पे भेजा जाए, तो मुझे लग रहा है बहुत कम लागत में और ये काम हो सकता है। तो जो आधा हिस्सा है उसको हम कंपोस्ट के लिए अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं। जो घर में जगह होती है, लॉन होता है, उसमें ही हम उसको सड़ा के कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर ज़्यादा है या जैसे बड़े बड़े पार्क हैं जो शहरों में होते हैं, पार्क हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुई, उनसे निकला हुआ जो पेड़ पौधों का घास फूस या पेड़ पौधों का कचरा होता है उसको हम वहीं पार्कों में थोड़ी सी जगह बना के उसमें सड़ा सकते हैं। अब सड़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इकट्ठा करिए। जो बहुत बड़ा बड़ा है उसको लिए मशीनें उपलब्ध हैं, जैसे बोगनविलिया हुई, उसकी शाखाएं और कांटे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसके लिए सबके श्रेडिंग मशीन आती है एक, उस मशीन से उसको छोटा कर दिया जाए और करके एक बिंड रो बनाई जाए। बिंड रो का मतलब ये होता है कि हम इस तरीके से ढेर लगाएं जो लंबाई में हो। ढेर की ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 मीटर रहे और इसकी चौड़ाई भी 2 से 2.5 मीटर रहे, और लंबाई जितनी जगह हो उसके हिसाब से इस ढेर की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें एक वायवीय तरीके से इसको हम सड़ा सकते हैं, इससे अच्छी खाद बना सकते हैं। इसमें हम आजकल एक माइक्रोबियल कल्चर आता है जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सड़ाने का काम करते हैं। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को और सब कुछ जो हमारा पूरा ऑर्गेनिक मैटर है या जो भी सड़ने योग्य पदार्थ है उसको सूक्ष्म पोषक तत्वों और जो
उपलब्ध होते हैं पौधों को उन तत्वों में बदल देते हैं। तो इस प्रकार हम इन बड़े पदार्थों का विघटन करके अच्छी खाद इस सूक्ष्म पोषक तत्व के एक कल्चर से मिला के कर सकते हैं। दूसरी बात, विंड रो में थोड़ा नमी के प्रबंधन करना पड़ता है तथा साथ साथ इसको पलटना पड़ता है। लगभग 2 से 3 पलटाई इसके लिए पर्याप्त होती हैं। और 3 पलटाई के बाद ये खाद लगभग 40 से 50 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार जो सड़ने योग्य कचरा है, जो कि आधा कचरा है शहरों का, वो हम पूरा का पूरा खाद के रूप में बदल कर उसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इसको लैंडफिल तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो पार्कों में या किचन गार्डन में भी अपना ये काम कर सकते हैं। तो इससे 2 तरीके का प्रदूषण नियंत्रण होगा। एक तो हम जो ढोने में, उसको ले जाने में, लैंडफिल तक जो गाड़ियाँ चलाते हैं जिससे जो डीजल खर्च होता है, वो उससे पोल्यूशन होता है, वो रोका जा सकता है। इसी तरीके से हम जो गांव का कचरा है, गांव के कचरे में ज़्यादातर बहुतायत से हम कह सकते हैं कि 80 से 90% तक सड़ने योग्य पदार्थ होता है। और बाकी पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, पॉलीथीन वगैरह तो हर जगह आप पहुंच गई है। तो हम सबको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए हमारे किसान भाइयों की, पॉलीथीन वगैरह हम कंपोस्ट वाले गड्ढे में न डालें, उसको अलग से जमा करें, अलग करें और उसको पुनः चक्रीकरण के लिए बेचें या उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो सड़ने योग्य पदार्थ है उसको भी हम गड्ढे में न डालकर एक विंडरो मेथड से, जो कि हमने बताया, विंडरो मेथड अब है क्या, ये विंडरो मेथड चाहे शहर का कूड़ा हो और चाहे गांव का कूड़ा है, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें यह है कि गड्ढे में खाद न डालकर हम सीधे सतह पर ही कूड़ा इकट्ठा करते हैं। और सतह पर, जैसा कि मैंने बताया, कि 2 से 2.5 मीटर चौड़ी हम लाइनें बनाते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक रखते हैं। और लंबाई जितना आपके पास जगह हो उसके हिसाब से इसकी लंबाई 1 मीटर से 100 मीटर, जितना चाहे उतना रख सकते हो। मतलब लंबाई आपके इस पर निर्भर करेगी कि आपके पास स्थान कितना है। तो जब ये तैयार हो जाता है, उसके ऊपर हम छिड़काव करते हैं पानी में घोलकर या पाउडर के रूप में। जो सूक्ष्म जीवों का एक कल्चर आता है, एक टीका आता है, उसका छिड़काव करते हैं। और जो कि हमारे पूसा संस्थान में भी उपलब्ध है तथा कुछ कंपनियां भी जिसको बनाती हैं। इस कल्चर को ऊपर छिड़काव करके फिर इसको मिलाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा है और आप चाहते हैं कि आप कलेक्टिव रूप से आप सभी गाँव के लोग मिलकर एक जगह उसको तैयार करना चाह रहे हैं, तब आप एक टर्निंग कम मिक्सिंग मशीन आती है, ये ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है। और जैसे आपका रोटावेटर काम करता है, उस तरीके से उस विंडरो को ये उलटती पलटती है, जिससे कि सभी पदार्थ आसानी से आपस में मिल जाते हैं। और जो बड़े बड़े उसके हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको छोटे टुकड़ों में ये बदल देता है। तो इससे क्या होता है कि वो कल्चर जो डाला है प्लस पानी डाला है, उन सबको अच्छे से मिला देता है। इससे सड़ाने में सुगमता होती है और जल्दी सड़ता है। दूसरी बात, जब हम उलटते पलटते हैं तो उसमें वायु का संचार अच्छा होता है। और अच्छे वायु के संचार होने से जो सूक्ष्म जीव हैं वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगते हैं। और जो खाद है हमारी, वो लगभग 30 से 40 दिन में बनकर तैयार हो सकती है। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो समय कम लगता है, दूसरे समय कम लगने के साथ साथ इसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है और पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और जो हम गड्ढे में बनाते हैं उसके तुलना अगर की जाए तो गांव में जैसे गड्ढे में बनाया तो बरसात भी हो गई, सब कुछ हो गया, वो बरसात में होके उसके पोषक तत्व पानी के साथ बह गए या गड्ढे में नीचे जाके जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको दूषित किया। तो लेकिन इस विंडरो पद्धति से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और बड़े आराम से कम समय में खाद बनाकर हम अपने किसान भाइयों को दे सकते हैं। तो दोनों ही जगह ये उतनी कारगर है, जैसे गाँव में उतने ही शहर में। हाँ, इसको करने के लिए थोड़ी जगह की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन जगह की अगर पूरा करना हम चाहते हैं तो हम एक जगह न ले जाके छोटी छोटी जगह पे जहाँ ये तैयार होता है, जहाँ ये पैदा होता है कूड़ा कचरा, वहीं आसपास अगर उसका निस्तारण किया जाए, वहीं पे उसको डिकम्पोज किया जाए तो इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरीके की खाद में देखा गया है कि जो खाद बनती है उसमें हमारे जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है, जो गोबर की खाद होती है, लगभग उसके बराबर या उससे ज़्यादा भी कभी कभी पोषक तत्व मिलते हैं। और ये खाद अगर सही तरीके से किसान अगर इसको प्रयोग करते हैं तो जो शहरों के आसपास जो सब्जियों की और जो हाई वैल्यू क्रॉप है, ज़्यादा पैसा वाली फसलें हैं, उनमें इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। ज़मीन को की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, हमारे इससे रासायनिक खादों पर निर्भरता भी घटेगी
और जो हम पैसा लगा रहे हैं खेती करने में, जो पोषक तत्व देने में, उस पैसे में कमी आएगी, क्योंकि कूड़ा कचरा जो हमारे पास खुद पैदा हो रहा है हम उसी को बदल कर एक बहुमूल्य खाद में बदल दे रहे हैं और उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गांव के और शहर के दोनों के ही कचरों को सही तरीके से प्रबंधित करके हम किस तरीके से कितना अच्छा फ़ायदा उठाकर और अपनी भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, टिकाऊपन बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी आपने जाना कि शहरों एवं गांवों के कचरे से किस तरह आप खाद निर्माण कर सकते हैं, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको लेमन ग्रास की खेती के बारे में भी तमाम खास जानकारियां दी। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के खेत खलियान कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।